अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। आगा के लेक्चर्स में हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस में सबसे पहले हम ये वाले न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। इसमें हम जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक होता है टाइट्रेंट होता है, ठीक है। टाइट्रेंट किसको कह रहे हैं? जिसके आखिर में टी आ रहा है, टाइट्रेंट, क्योंकि ये वेरिएबल होता है, ठीक है। और एक होता है टाइट्रेंट जिसके एंड में डी आता है। तो वो हमारे पास क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है, जो कि हमारे पास यहाँ पर Fe+2 है, ठीक है। तो यहाँ पर Ce+4 के ऐड करने पर हमारे पास जो हमारा फ्लास्क है उसमें जो हमारा सेल पोटेंशियल आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा होगा, कितना ज़्यादा बढ़ रहा होगा, कम हो रहा होगा, हमें यहाँ पर वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो रिडॉक्स कपल जो हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, दो रिडॉक्स कपल ही एग्जिस्ट करेंगे हमारे पास। सबसे पहले है Ce+4 और Ce+3 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और दूसरा हमारे पास है ऑक्सीडेशन का, +2 जो है वो +3 में कन्वर्ट हो रहा है, सही है। तो रिडॉक्स कपल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी नस्ट इक्वेशन भी हम लिखेंगे। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने सीरियम की लिखी कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन को हम किस तरह से लिखते हैं कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में हमारे पास Ce+3 है और रिएक्टेंट में Ce+4 है, तो हमने उसी तरह से यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी के नीचे देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो Fe+2 वाले में हमने यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लिखी हुई है वो यहाँ रिएक्टेंट वाले की है। तो ये बात हमेशा याद रखना, सिर्फ यहाँ नहीं, ये आगे कहीं पर भी कॉन्सेप्ट्स में काम आएगी, ठीक है। कि हमारे पास हम जो नस्ट इक्वेशन लिखते हैं ना, या हमारे पास जो रिडॉक्स पोटेंशियल आ रहा होता है वो हमारे पास रिडक्शन का आ रहा होता है, कभी भी ऑक्सीडेशन का नहीं आ रहा होता, रिडक्शन का आ रहा होता है। तो Fe+2 वाला जो रिडॉक्स कपल को अगर हम इस तरह से देखें तो ये तो ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, लेकिन हम इसको विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन कभी भी नहीं देखते। हम इसको इस तरह से देखेंगे कि Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन लेकर Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है। किसके लिए देखेंगे? नस्ट इक्वेशन के लिए, और जो हमारा जो रिडॉक्स पोटेंशियल होता है ना, स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल जो होता है स्पेशी का, उसके लिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, यहाँ पर भी मैंने 3+ ऊपर लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिखा हुआ है, ये इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमें जो टेबल मिला था, जो हमें मैम ने भी टेबल प्रोवाइड किया था, उसमें क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल था ना, यानी कि हर स्पीशी जो है वो क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। वो तो हम कंपैरेटिवली कंपैरिजन करने पे देख रहे थे कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है, वरना हो तो सारे रिड्यूस रहे थे, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पर सबसे दूसरे वाले का हमने नस्ट इक्वेशन कैसे लिखी कि हमने इसको उल्टा कर दिया इस रिडॉक्स कपल को। तो ऊपर हमारे पास अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमने क्या किया, Fe+2 ऊपर लिखा और Fe+3 जो है वो नीचे आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि हमारे पास हम Cerium+4 ऐड कर रहे हैं 1.0 ml। तो अच्छा, अभी हम ये भूल जाते हैं, ठीक है, ये तो अभी हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, तो अभी हम यहाँ भूल जाते हैं कि कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने 1.0 ml पर कैलकुलेट करनी है पोटेंशियल। अच्छा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। When we add 1 ml of titrant, Ce+4 is converted the Ce+2 to Ce+3, यानी कि जब Ce+4 हम ऐड कर रहे हैं तो उसके ऐड होने पर हमारे पास जो हमारे पास फेरस है वो फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, हम क्या बोलते हैं, हम इसको फेरस बोलते हैं और इसको हम फेरिक बोलते हैं, ठीक है।
मे बी आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन मैं इसको अभी आगे चलते और कंफर्म कर दूँगी, लेकिन जहाँ तक मेरी मतलब याद में है कि हम इसको फेरिक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है Cerium+4 के मतलब ऐड होने पर। तो इस तरह से वन रिडॉक्स कपल रिएक्शन इज़ अकर, यानी कि एक रिडॉक्स कपल रिएक्शन अकर हो रहा है। वो किस तरह से हो रहा है हम देखते हैं कि हमारे पास देखो Ce+4 है इनिशियली, Fe+2 है। हमने क्या किया, हमने कहा कि हमने Ce+4 ऐड किया। अब देखो हमारे पास जो रिएक्शन प्रोसीड होता है ना, तो हमें ये पता है कि वो रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा है मतलब कि वो कितनी उसकी जो अमाउंट है या उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा उन दोनों स्पीशीज़ में से उस वाले स्पीशी के ऊपर डिपेंड करती है जो कि हमारे पास लिमिटिंग स्पीशी होता है, ठीक है। ये बात अभी समझ आएगी। सबसे पहले तो हम जो है वो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो 1.0 ml में कितने मिली मोल्स हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ये वाला फार्मूले का इस्तेमाल, ठीक है। इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम कह रहे हैं कि जब कॉन्सेंट्रेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से तो हमारे पास मिली मोल्स आ जाएंगे। किस तरह से मिली मोल्स आ जाएंगे कि अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर होता है ना, ठीक है, मोल पर लीटर होता है। और हमारे पास जो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ml होता है, ठीक है। तो अगर लीटर से लीटर कैंसिल हो जाए तो हमारे पास क्या बचता है, यहाँ से मिली आ गया और यहाँ से क्या आ गया, मोल्स आ गया, तो मिली मोल्स बचेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि Cerium+4 की हमें कॉन्सेंट्रेशन क्या गिवन थी, तो ऊपर हम देख लेते हैं तो हमें ये कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर हमने कहा कि 0.1 को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया 1.0 ml से, क्योंकि अभी Cerium+4 तो हमने कितना डाला है, अभी हमने तो 1 ml डाला है ना, तो इसीलिए 1.0 ml से जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो 0.1 ml हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक हो गया। और मिली मोल्स किस तरह से आया मैंने यहाँ पर बता दिया अभी, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है फेरस, अच्छा अब हमने एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे पास जो फिक्स वेरिएबल की स्पीशी है ना, उसके जो मिली मोल्स होंगे वो तो जाहिर सी बात है वो तो शुरू से लेकर आखिर तक सेम ही होंगे ना, क्योंकि वो हम इस तरह से तो ऐड नहीं कर रहे हैं कि पहले 1 ml ऐड करेंगे फिर 2 ml ऐड करेंगे, वो तो इनिशियली 10 ml है, तो आखिर तक भी तो 10 ml ही मौजूद है ना वो, ठीक है। तो आखिर तक भी हमारे पास जो मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो Fe+2 के जो मिली मोल्स हैं वो जब हम एक दफ़ा कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है वो हमने क्या किया, Fe+2 के लिए भी यही वाला फार्मूला यूज़ किया। Fe+2 की भी 0.1 हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी, लेकिन यहाँ पर Fe+2 का जो वॉल्यूम था वो 10 ml गिवन था, यहाँ से हमारे पास ये 10 ml आया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 1.0 मिली मोल्स ऑफ Fe+2 हैं, तो हमने कहा कि इनिशियली हमारे पास, अब यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमारे पास इनिशियली जो है वो क्या है, Fe+2 के 1.0 मिली मोल्स मौजूद हैं, जबकि Cerium+4 के हमारे पास कितने हैं, 0.1 मिली मोल्स, ठीक है। कहाँ से निकाले हमने इधर से निकाले, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि चेंज क्या आया। चेंज का मतलब ये है कि कितने मोल्स जो हैं वो आगे रिएक्शन में प्रोसीड हुए और कितने बाकी पीछे जो है वो मतलब कि रिएक्शन मतलब आगे गए हैं, आगे कितने ज़्यादा बढ़े हैं, पीछे कितने ज़्यादा कम हुए हैं। पीछे का मतलब क्या है, रिएक्टेंट में कितने ज़्यादा कम हुए हैं, और आगे का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट में कितने ज़्यादा बढ़े हैं, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि हमारा जो भी रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है ना, उसमें हमारे पास जो स्पीशीज़ की जो अमाउंट है, जो हम कह रहे होते हैं कि वो प्रोडक्ट बना रही है, वो अमाउंट हमारे पास हमेशा जो है वो
उस स्पीशी की कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट पे डिपेंड करेगी जो कि हमारे पास लिमिटिंग स्पीशी है। और अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास सीरियम प्लस 4 जो है वो लिमिटिंग स्पीशी है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सीरियम प्लस 4 जो है वो सिर्फ 0.1 ml मौजूद 0.1 मिलीमोल्स मौजूद है, ठीक है। तो Fe प्लस 2 के 1.0 मिलीमोल्स होने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। मैं मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि ये आपको बात समझ आ रही होगी कि मुज़ना ने भी काफ़ी अच्छे से समझाई थी, लेकिन मैं फिर भी जो है वो एग्ज़ाम्पल देकर मैं इसको समझा देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी के पास जो है वो मतलब कि 10 टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है, लेकिन एक टॉफ़ी जो है वो 1 रुपये की है, लेकिन मेरे पास जो है वो 2 रुपये हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल Fe प्लस 2 को वो कंसिडर कर लो जिसके पास 10 टॉफ़ीज़ हैं, और सीरियम प्लस 4 मैं हूँ जिसके पास कितने पैसे हैं, सिर्फ 2 टॉफ़ीज़ ख़रीदने के पैसे हैं, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि लिमिटिंग स्पीशी कौन हो गई यहाँ पर, मैं हो गई ना लिमिटिंग, मतलब महदूद जो है, महदूद जो मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास महदूद हैं, ठीक है। तो मैं उतनी ही टॉफ़ीज़ ले पाऊँगी जितनी मेरी हैसियत है। तो इसी तरह से सीरियम प्लस 4 की जितनी यहाँ पर हैसियत है या जितने मिली मोल्स हैं, वो उतने ही Fe प्लस 2 के मिली मोल्स को जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज़ करेगा और Fe प्लस 3 में कन्वर्ट करेगा, ठीक हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पर कि हमने कहा कि इनिशियली 0.1 मिली मोल्स ऑफ सीरियम प्लस 4 थे, चेंज कितना आया। अब जाहिर सी बात है सीरियम प्लस 4 के 0.1 मिलीमोल्स तो पूरे ही सीरियम प्लस 3 में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो हमने माइनस लिखा, यानी कि यहाँ पर जो है वो माइनस हो रहे हैं ना, तो ये माइनस जो है मतलब यहाँ पर हम इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर स्पीशी जो है वो क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर फेरस जो फेरस है, ठीक है, Fe प्लस 2 जो है, ठीक है, उसमें हमारे पास उसमें भी हम 0.1 मिलीमोल्स को माइनस करवाएंगे, ठीक हो गया। तो 0.1 मिलीमोल्स, जबकि अगर हम प्रोडक्ट वाली साइड पर देखें तो सीरियम प्लस 3 में कितनी मिलीमोल्स का एडिशन हो रहा होगा, उतनी ही मिलीमोल्स का एडिशन हो रहा होगा ना, कि जितने हमारे पास सीरियम प्लस 4 के ऐड हुए हैं और जितने Fe प्लस 2 के जो हैं वो क्या हुए हैं, हमारे पास ऑक्सीडाइज हुए हैं, ठीक हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास 0.1 हमारे पास मिलीमोल्स ऑफ सीरियम प्लस 3 आ गए, 0.1 मिलीमोल्स ऑफ फेरिक आयंस आ गए हमारे पास। अब हम देखते हैं कि फाइनली हमारे पास जो फ्लास्क है उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि अब जो हमारी फ्लास्क मौजूद है उसी में तो हम अपना इलेक्ट्रोड डिप करके पोटेंशियल डिफरेंस नोट करेंगे, तो उसमें जो स्पीशीज़ होंगी या उसमें जो रिडॉक्स कपल एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, उसी का तो पोटेंशियल आ रहा होगा ना, क्योंकि हम जानते हैं कि कभी भी इलेक्ट्रॉन जब तक मतलब कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जिन दो स्पीशीज़ के दरमियान में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, वो दोनों जब तक उधर मौजूद नहीं होंगी ना, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो शो ही नहीं करेंगी, ठीक हो गया। तो अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो रिएक्टेंट साइड पे जो सीरियम प्लस 4 है वो तो मुकम्मल तौर पे कंज्यूम हो चुका है, ठीक हो गया। तो इसकी हमारे पास कितने मिलीमोल्स आ गए, फाइनल में 0 मिलीमोल्स आ गए, जबकि जो हमारे पास फेरस है उसके हमारे पास 0.9 मिलीमोल्स आ गए। कैसे आ गए कि हमने 1.0 में से माइनस करे 0.1 को, तो 0.9 आ गए, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं कि सीरियम प्लस 3 के तो हमारे पास 0.1 आ गए, ठीक हो गया, 0.1 आए हमारे पास, और Fe प्लस 3 के भी 0.1 आए हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ये तो मिलीमोल्स हैं, ठीक है, लेकिन हम मिलीमोल्स को जो है वो नर्स्ट इक्वेशन में तो पुट नहीं कर सकते ना, सही। तो हम अच्छा उससे पहले भी एक और बात यहाँ पर देखने की है कि अब हम देखते हैं कि हमने जो यहाँ पर की जो लाइन लिखी हुई थी ना, इसका मतलब क्या है। ये मुज़ना ने भी जो सर शेख के न्यूमेरिकल्स करवाए थे उसके लास्ट के न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल यही वाला कॉन्सेप्ट उसने कहा हुआ था
कि हमारे पास देखो रिएक्टेंट साइड पे जो स्पीशी हमारे पास रिड्यूस होने के लिए आ रही है वो तो बच ही नहीं रही है, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़ीरो है और इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन या मिलीमोल्स होने के बावजूद जो है, जो ये वाला रिडॉक्स कपल है Ce+4 से Ce+3 में कन्वर्ट होने वाला, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा? क्योंकि फाइनली हमारे पास Cerium+4 के कोई मिलीमोल्स मौजूद नहीं है हमारी फ्लास्क में या हमारे बीकर में, ठीक है। तो हमारे पास किसके मिलीमोल्स मौजूद हैं? फेरस के और फेरिक के। तो हम क्या किया, हमने कहा कि बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? जब हमारे पास दोनों की मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन जो है, या हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्पीशीज़ थी वो हमारे पास क्या हो गई हैं, दोनों की दोनों कम्प्लीटली जो है वो ऑक्सीडाइज होना था तो ऑक्सीडाइज हो गई हैं, अगर रिड्यूस होना था तो रिड्यूस हो गई हैं, ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट में कहूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं Cerium+4 जो है वो अगर मैं ऐड भी कर रही हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है कि वो इतना Cerium+4 मैं ऐड कर रही हूँ कि वो कम्प्लीटली तौर पे Fe+2 को जो है वो ऑक्सीडाइज़ कर दे रहा है, ठीक है। तो ये मैं क्या कहूँगी, ये अब वो पॉइंट है कि जहाँ पर इक्विवेलेंस आ गई है, जहाँ पर जो है वो जितना हमारे पास टाइट्रेंट है उतना ट्राइट्रेंट भी मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, और ना Cerium+4 मौजूद है और ना Cerium+2 मौजूद है, क्योंकि दोनों जो हैं वो +3 में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास अभी जो है, अभी तो हमारे पास क्या मौजूद है। अब देखो यहाँ पर एक और पॉइंट समझने वाला है। हमने जो यहाँ पर रिएक्शन लिया है ना, अगर हम उसका मोल रेशो देखें तो हमारे पास मोल रेशो जो है वो 1:1 है, और हमें ये पता है कि जब 1:1 का मोल रेशो होता है ना, तो इक्विवेलेंस पॉइंट हमें इंडिकेट करना इस तरह से आसान होता है, हम इस तरह से अंदाज़ा लगा लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि इससे मतलब कि जो है वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है थोड़ी बहुत जो है वो चेंजिंग हो जाए इसमें, ठीक है। लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं, और बहुत मतलब कि मोस्टली या 90% जो है वो 99% कह सकते हैं कि यही होता है कि जब 1:1 का मोल रेशो होता है तो हमारे पास जितनी फिक्स्ड स्पीशी का वॉल्यूम होता है, तो उतना ही अगर वेरिएबल स्पीशी का वॉल्यूम ऐड हो जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि अब हमारे पास ये क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर Fe+2 का वॉल्यूम कितना है, 10.0 ml। अगर मैं इसमें 10.0 ml ही Cerium+4 ऐड कर दूँगी ना, तो मैं कहूँगी कि बस इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, ठीक है। अब ये हम थ्योरेटिकल बात करें, अब मैंने यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिकली बात नहीं करी, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हम ये बात ही नहीं करते हैं ना। अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंटल टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो उसमें तो हम जो है वो ग्राफ के या फिर अपने पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज होने पर, उसके ड्रास्टिक चेंज पे हम जो है वो इंडिकेट करते हैं कि हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया है या नहीं आया या आने वाला है। और अगर हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो हम फिर जो है वो अपने कलर चेंज पे इंडिकेट करते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। तो मैं ये सारी जो बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ थ्योरेटिकली, ठीक है। अगर हमने थ्योरेटिकली पता लगाना हो कि इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा कब आएगा, ठीक हो गया। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो प्रैक्टिकली भी, क्योंकि थ्योरेटिकली चीज़ें डिफरेंट होती हैं और प्रैक्टिकली चीज़ें डिफरेंट होती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में हम बहुत सारी मतलब कि जो स्टेप्स होते हैं उसमें कुछ वेरिएशंस भी आ रही होती हैं कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर। तो हमने यहाँ पर कहा कि हमारे पास इतने मिलीमोल्स जो हैं वो फाइनली अब हमारे फ्लास्क में मौजूद हैं, ठीक हो गया। मैं इन न्यूमेरिकल्स को इतनी ज़्यादा आराम से और इतनी ज़्यादा डिटेल में इसीलिए करवा रही हूँ
क्योंकि मैंने अहमद से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास जो है वो तकरीबन 20 से 25 मार्क्स के जो है वो न्यूमेरिकल्स आए थे सर आगा के, ठीक हो गया। यानी कि 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का ये आया था जो कि मैं करवा रही हूँ, 5 से 6 मार्क्स की कन्वर्जन्स आई थी जो कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, और 10 मार्क्स का वो कह रहे थे कि वो डेरिवेटिव वाला आया था, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन वाला, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है वो मैं उनसे एक दफ़ा पूछ लूँगी कि 10 मार्क्स का ये आया था या 10 मार्क्स का वो आया था, क्योंकि है तो दोनों ही लेंदी, ठीक हो गया। तो इसीलिए बेहतर ये है कि मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सर आगा के पेपर की जो तैयारी है वो इस तरह की जाए कि सबसे पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि देखो थ्योरी अब आपने क्या करना है, थ्योरी अब आपने कहीं से ढूंढ कर निकालनी नहीं है, अब आपने सिर्फ पीडीएफ खोलना है और उसको आपने एक दफ़ा गो थ्रू करना है, पढ़ लेना है, ठीक हो गया। और उसमें से भी क्या रीजंस ही निकलेंगे, तो आपने जो है वो ज़्यादा फोकस करना है न्यूमेरिकल्स पर। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारा फोकस ही न्यूमेरिकल्स पे करना है, लेकिन जो है वो सबसे पहले जो है वो न्यूमेरिकल्स को देखो आराम से एकदम एकदम रिलैक्स दिमाग के साथ जो है वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ये तो हमारे पास मिली मोल्स हैं, तो मैंने बात करी थी कि अब हमारी जो नर्स्ट इक्वेशन है वो 2 नर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ लिखी थी, लेकिन इन दोनों में से हम किसको यूज़ करेंगे या दोनों को ही यूज़ कर लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर उसी बात को लेकर मैं मोल रेशो पे गई थी फिर, कि हम मोल रेशो देखेंगे कि अगर 1:1 का मोल रेशो है तो बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो हम अच्छा बात कहाँ से कहाँ चली गई। अब ये फ़िलहाल बात क्या हो रही है कि हमने इक्विवेलेंस पॉइंट देखा कि क्या होता है, ठीक है। हमने फिर देखा कि मोल रेशो 1:1 का मोल रेशो है, तो अगर यहाँ पर मोल रेशो डिफरेंट होता तो वो भी आगे बात आएगी कि उसमें हम क्या करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास बिफ़ोर इक्विवेलेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। अब हमें ये कैसे पता चला कि अभी इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आया, तो उसी के लिए हमने ये सारी बात कही थी कि 1:1 का मोल रेशो है, और जहाँ 1:1 का मोल रेशो होता है वहाँ पर फिक्स स्पीशी के वॉल्यूम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मैं ये अंदाज़ा लगा रही हूँ कि 10 ml के बाद जो है वो 10 ml पर इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, और 10 ml के बाद मैं बोलूँगी कि अब ये जो कंडीशन है या ये जो है ये आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जब जब मैं 10 ml से पहले पहले के ml ऐड कर रही होंगी तो मैं उस वक्त यही कह रही होंगी कि ये बिफ़ोर इक्विवेलेंस पॉइंट है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बिफ़ोर इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास कौन सा रिडॉक्स कपल एग्जिस्ट कर रहा है, Fe+2 का रिडॉक्स कपल एग्जिस्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जो रिडॉक्स कपल एग्जिस्ट करेगा मैं उसी की नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करूँगी, ठीक हो गया। तो मैं इसीलिए ये वाली नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसमें अब हमने कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर जो है वो क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। जबकि हमारे पास आए तो मिली मोल्स है, तो अब मिली मोल्स को हम कॉन्सेंट्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था जहाँ पर हमने जो है वो मोल पर लीटर को जब मल्टीप्लाई करा था ml से तो हमारे पास मिली मोल्स आ गए थे। तो अगर मैं मिली मोल्स को डिवाइड कर दूँगी ml से तो हमारे पास मोल पर लीटर यानी कि कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी ना, ठीक है। तो अब कौन से ml से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर हमने ये देखना है। अब देखो हमने जो है वो कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है फाइनली, ठीक है। तो अब फाइनली तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना है, एक तो हमारे पास जो 10 ml Fe+2 का है, और अब हमारे पास इस फ्लास्क में Cerium+4 भी तो ऐड हुआ है ना, कितना ऐड हुआ है, 1 ml ऐड हुआ है। तो अब हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 10 ml नहीं रहा, अब 10 + 1 कितना हो गया, 11 ml हो गया। ये हमने क्या किया है कि 0.9 को जब हमने डिवाइड करा है 11 से तो हमारे पास क्या आ गई है कॉन्सेंट्रेशन, 0.081 आ गई है, ठीक हो गया। अब अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी 0.1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 11 से, ठीक है। और यहाँ पर भी हम क्या करें, 0.1 को 11 से डिवाइड करें, तो यहाँ पर हमारे पास ये होगा कि मिली से यहाँ पर मिली कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर, ठीक हो गया, सही। तो यहाँ पर तीनों कॉन्सेंट्रेशन आ गई, लेकिन ये वाली कॉन्सेंट्रेशन हमारे मतलब के काम की नहीं है, तो इसको हम डिस्कार्ड मतलब इसको हम यूज़ नहीं करेंगे।
अच्छा, अब हमने आगे क्या करा है, आगे क्या हुआ है हमारे पास, हमने ये इक्वेशन लिखी और ये जो हमारे पास इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो हमें नोन होता है, जो कि 0.771 है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि पीछे हमने क्या कहा था, Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी निकली थी, 0.08, ठीक है, पीछे करके देख लेना वीडियो को। और Fe+3 कितनी निकली थी, 9.09 एक्सपोनेंशियल -5। तो हमने जब इन सबको कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0.714 हमारे पास वोल्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये मिली वोल्ट नहीं आएगा मेरे ख्याल से, सिर्फ वोल्ट आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर 0.05916 लॉग कैसे आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सबको पता है कि अगर ln को हटाते हैं तो हम 2.303 लॉग लगाते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर चूँकि कांस्टेंट्स भी मौजूद थे, ठीक है, हम पीछे देख लेते हैं कि कौन कौन से कांस्टेंट्स मौजूद थे हमारे पास। हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर RT मौजूद था, F मौजूद था। तो RT F की वैल्यूज़ कांस्टेंट होती हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो इन वैल्यूज़ का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 2.303 से, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गई 0.05916 या 592 भी आ जाती है, ठीक है। और अपॉन n आ गया, n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। तो हमारे पास फेरस के कितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, एक नंबर ऑफ़ मोल है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, ठीक हो गया। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन लिखी है हमारे पास पोटेंशियल आ गया है यहाँ पर। अब हमने कहा कि हमारे पास जो है वो 1 ml में कितना, हमारे पास यहाँ पर 1 ml टाइट्रेंट ऐड करने पे पोटेंशियल 0.714 आ रहा है। इसी तरह हम बारी बारी सबके लिए करेंगे। और अब हम बात आ जाती है कि अगर इक्वलेंस पॉइंट आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो सर ने एट इक्वलेंस पॉइंट की बात नहीं की हुई, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे लेक्चर में सर ने दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सर ने बात की हुई है कि आफ्टर इक्वलेंस पॉइंट की। सर यहाँ पर कैलकुलेशन मेंशन नहीं है, लेकिन हम आगे करेंगे, ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं कि हमारे पास एट इक्वलेंस पॉइंट पे क्या कंडीशन होगी।